हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया स्विफ्ट में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बीकॉम फर्स्ट ईयर फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। अगर आपने अगर आपने कॉलेज में बीकॉम लिया है तो आपके लिए अकाउंटिंग पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम पढ़ेंगे पंजी प्रविष्टि के बाद रोकड़ बही। पंजी प्रविष्टि का वीडियो मैंने बनाया है और अपलोड भी कर दिया अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, जा करके चेकआउट कीजिए। रोकड़ बही एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पर आपको पंजी प्रविष्टि आना चाहिए, क्योंकि बिना पंजी प्रविष्टि के रोकड़ बही नहीं बनता। तो आपकी पंजी प्रविष्टि स्ट्रांग होनी चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप पंजी प्रविष्टि को देखिए। 11 में भी पंजी प्रविष्टि बनाया हूँ और आपके बीकॉम फर्स्ट ईयर में भी बनाया हूँ। दोनों को देख के डाउट क्लियर करें। अब आकर के हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। ठीक, तो हमारा प्रश्न है, उदाहरण से हम स्टार्ट कर रहे हैं ताकि प्रश्न आप खुद ब खुद बना लें। ठीक है, तो त्रिस्तंभी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि वही मेन है, वही एग्जाम में आपका आएगा। और अगर आपने त्रिस्तंभी बना लिया तो एक स्तंभी दो स्तंभी काफ़ी सरल है। ठीक, तो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं अभी का वीडियो। तो उदाहरण नंबर 5 आपके सामने है, जहाँ पर रोकड़ शेष और बैंक शेष दिया गया है। तो ध्यान देना है, जब भी ये दोनों प्रकार के शेष आपको दिया रहे, ठीक है, रोकड़ शेष बैंक शेष, तो जब इसको आप कॉलम बनाएंगे तो आप इसको विकलन तरफ लिखेंगे। लेकिन इसकी पंजी पृष्ठी देखिए, जैसे कि आपने बैंक में जमा किया तो आप बोलेंगे बैंक खाते विकलन रोकड़ खाता से। अब जब आप कॉलम देखते हैं तो आपको ये ध्यान देना है, देखिए ये रहा इसका कॉलम, सीधा आंसर, जहाँ पर दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, अमाउंट में रहेगा डिस्काउंट का मतलब पट्टे का, राशि का और बैंक का, 3 चीज़ों का रहता है। फिर से दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, पट्टा, राशि और बैंक की राशि। ठीक है, इंग्लिश में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, जब भी रोकड़ हाथ में हो या हतस्थ रोकड़ हो या पहले से रोकड़ दिया गया हो और बैंक शेष बताया जाए, तो कुल मिलाकर के ये पहले का धन होता है जिसको हम शेष लाया गया बोलते हैं, जिसको आपको विकलन पक्ष में लिखना है। कहाँ लिखना है? विकलन पक्ष में। इसलिए 1 मार्च को देखिए, जो भी रोकड़ और बैंक का शेष था उसके लिए यहाँ पर एक लाइन में लिखा गया है शेष लाया गया, जिसको इंग्लिश में टू बैलेंस बोलते हैं। अब रोकड़ के अमाउंट को रोकड़ में लिखा जाएगा इस तरह से और बैंक के अमाउंट को बैंक में लिखा जाएगा इस तरह से। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक कॉन्सेप्ट और बता दूं, जब भी कुछ भी खर्चे आप करेंगे या किसी और को पैसा देंगे उसको आपको लिखना है समाकलन पक्ष में। ठीक, लेकिन पंजी प्रविष्टि का विकलन वाला पार्ट यहाँ होना चाहिए। जब आपको पैसा मिलेगा, जिससे भी मिले, जिस भी माध्यम से मिले, तब आप उसको विकलन में लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर पंजी प्रविष्टि का समाकलन पक्ष लिखना है। अभी जो थोड़ी देर पहले बता रहा था उसको अब समझाता हूँ। रोकड़ बैंक में जमा किया, बैंक खाता विकलन हुआ। ठीक, तो बैंक खाता को पैसा बैंक में गया, आप लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन क्या लिखेंगे? दोनों में से पुष्टि तो 2 होता है, बैंक विकलन रोकड़ से, तो आपको यहाँ बैंक को लिखना है। क्या लिखना है? बैंक को। ठीक, अगर आपको पैसे मिले राहुल से तो रोकड़ खाता विकलन राहुल से। अब मैंने बोला पैसे मिला तो उसको लिखना है इस तरफ, लेकिन क्या बोल करके लिखना है? आपको किससे पैसा मिला? राहुल से, तो आप यहाँ पर से लिखेंगे। तो पंजी प्रविष्टि का से मतलब समाकलन पक्ष आपको इस तरफ लिखना है। अगर पैसे आया तो, पैसे गए तो जिस भी माध्यम में गए उनको विकलन करके आपको इधर लिखना है समाकलन पक्ष में। ठीक, अब इतना समझ में आ गया तो प्रश्न हम देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो हमारा प्रश्न अगला पॉइंट है 2 मार्च को, चेक द्वारा मजदूरी दी। देखिए, जब भी चेक के द्वारा मजदूरी दी जाएगी तो मजदूरी में तो चला गया पैसा, तो उसको आप समाकलन पक्ष में लिखेंगे, पर पंजी प्रविष्टि होगा मजदूरी को। ठीक, इस तरह से आप इसको लिखेंगे बाई बैक्स करके, और अमाउंट आप लिखेंगे 950 रुपये। ठीक, नगद क्रय, तो नगद क्रय आपने कर लिया तो पैसा तो गया, आपको बस यही ध्यान देना है पैसा गया कि नहीं। पैसा चला गया, इसके भी एंट्री आपको समाकलन पक्ष में करना है परचेस करके। ठीक, क्रय किया बोल करके। अगला है, कृष्ण से चेक मिला और उसे छूट दी। जब भी किसी व्यक्ति से चेक मिला तो पैसा सीधा बैंक में आ गया, क्योंकि तभी आपने उसको छूट दे दिया। ठीक, तो ध्यान देना है,
पैसा आया तो से को इधर लिखना है, मतलब विकलन पक्ष में लिखना है, लेकिन क्या बोल करके लिखना है, आपको लिखना है कृष्ण से। बट्टे को बट्टे में लिखेंगे और राशि को बैंक में लिखेंगे जो इनका अमाउंट है। ठीक, तो चलिए चेक को, क्रय को और कृष्ण से चेक मिला, इन तीनों को समझते हैं। ठीक है, मजदूरी और इनको। तो 2 तारीख, 5 तारीख, 15 तारीख को हम तीनों को देखेंगे। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिए हमारे आंसर में। 2 तारीख देखिए आपने मजदूरी का भुगतान किया था, तो मजदूरी को वेक्स बोलते हैं, तो देखिए बाई वेक्स मजदूरी को बोल करके लिखा है। चेक से दिया इसलिए अमाउंट को देखिए कहाँ लिखा है, ये लिखा गया है इधर बैंक वाले कॉलम में। तो मजदूरी को वेक्स बोलते हैं और चेक से पैसा गया मतलब बैंक से गया, इसलिए आपको अमाउंट को बैंक में लिखना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आपने खरीदा था नगद। नगद खरीदे हो तो पैसा बैंक से नहीं गया, जेब से गया है, मतलब रोकड़ से गया है। तो खरीदा तो पैसा गया, तो ये भी इधर ही आएगा। तो 5 तारीख को हम लिखेंगे क्रय को, इंग्लिश में बाई परचेस, अमाउंट रहेगा रोकड़ में 150 रुपये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा कृष्ण से चेक मिला और छूट दिया। मिल गया तो हम कृष्ण से बोलेंगे इस तरह से। पैसा कहाँ रहेगा, बैंक में, क्योंकि चेक मिला है तो हमने लिखा बैंक में 530। बट्टा है 20 रुपये, तो उसके सामने बट्टा लिखा 20 रुपये इस तरह से, और इसी तरह से लिख करके आपको आगे बढ़ना है। ठीक, अब देखते हैं हमारा 15 तारीख के बाद का क्या क्या पंजी पुष्टि हुई है। तो 16 तारीख को है सोहन को चेक से भुगतान किया। इसको सोहन को चेक से भुगतान किया 400 रुपये, छूट दिया 15 रुपये। ठीक है भाई, सोहन को चेक से भुगतान किया मतलब अब पैसा गया, वो किधर आएगा, वो समाकलन में आएगा। क्या बोल कर के आएगा, पंजी पुष्टि क्या होगी, सोहन को मिला तो सोहन विकलन रोकड़ खाता से। ठीक, तो सोहन को करके बाई सोहन करके हम लिखेंगे अमाउंट। चूँकि चेक से भुगतान किया तो पैसा बैंक से कटेगा, तो बैंक वाले कॉलम में 400, बट्टा वाले कॉलम में 15 रुपये। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नगद विक्रय, नगद विक्रय करने से पैसा आता है तो हम क्या बोलेंगे, विक्रय से, इंग्लिश में टू सेल्स। पैसा आया तो वो इधर रहेगा और रोकड़ में ही लिखना है इसके कैश को, इसके अमाउंट को, क्योंकि नगद विक्रय हुआ है। अगला, फर्नीचर खरीदा और चेक से भुगतान किया। फर्नीचर खरीद लिया तो फर्नीचर को, पैसा तो गया तो वो विकलन में आएगा, सॉरी समाकलन में आएगा। इस तरफ हम लिखेंगे बाई फर्नीचर या फर्नीचर को, और उधर लिख देंगे। ठीक, चलिए तो 16, 17, 18, 16, 18, 20, ये तीनों चीज़ों को देखते हैं। तो ध्यान से देखिए, आपके सामने है हमारा आंसर। 15 के बाद 16 तारीख में ही आते हैं। 16 तारीख को मोहन को भुगतान किया था, तो देखिए हमने मोहन का नाम लिखा इस तरह से, मोहन, और अमाउंट को हमने कहाँ लिखा, चूँकि चेक से कटा है पैसा तो कहाँ जाएगा, बैंक में जाएगा, इसलिए देखिए बैंक में लिखे हैं। ठीक है, क्लियर है। ठीक, अगला 16 के बाद 18 तारीख था। 18 तारीख को विक्रय हुए नगद, तो नगद विक्रय से पैसा आता है तो उसको इधर लिखना है, विक्रय से इंग्लिश में टू सेल्स, और पैसा आपको कहाँ लिखना है, रोकड़ में, क्योंकि नगद हुआ है, बैंक से लेन देन नहीं है। अगला है 20 तारीख, फर्नीचर नगद खरीदा, तो फर्नीचर नगद खरीदा तो फर्नीचर खाता को। ठीक, अमाउंट, अच्छा चेक से खरीदा, फर्नीचर खरीदा पर भुगतान चेक से किया, ये था, तो अमाउंट को कहाँ लिखेंगे, बैंक में लिखेंगे। ठीक, तो जब भी लेन देन बैंक से हो रहा है तो राशि बैंक में जाएगा, नगद हो रहा है तो रोकड़ में लिखेंगे, बस यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक, अब हमारे पास 2 ही चीज़ें बची हैं, उनको पढ़ लेते हैं फटाक से। तो अगला है हमारा, बैंक ने ब्याज दिया, सुरेश से चेक मिला, बैंक में नगद जमा किया। देखिए बैंक ने जब आपको ब्याज दिया, क्या दिया, ब्याज दिया, तो बैंक जब भी आपको ब्याज देता है याद रखिएगा, बैंक में पैसा जमा था और वहीं से ब्याज मिला तो वो ब्याज भी बैंक में रहेगा। तो बैंक ब्याज खाता विकलन, ठीक है, बैंक ब्याज खाता विकलन बैंक खाते से। अब चूंकि ब्याज का मिला हुआ पैसा आपके लिए लाभ है, तो पैसा आपका बढ़ा, जब पैसा बढ़ा तो वो समाकलन होता है जिसको आपको विकलन में लिखना है। तो देखिए इस तरफ आपको लिखना है इंटरेस्ट करके। ठीक है, ये 22 तारीख को इंटरेस्ट करके लिखा है, और जो ब्याज मिला है उसको बैंक में ही लिखेंगे, इसलिए कॉलम बैंक में ही लिखा गया है उसके अमाउंट को। ठीक, अगला
22 के बाद 25 तारीख है शायद, हाँ, जहाँ पर सुरेश से पैसा मिला, चेक के माध्यम से छूट दिया, तो जितना मिला वो इधर आएगा क्योंकि पैसा मिल गया। सुरेश से 250 रुपये और 10 रुपये का बट्टा। ठीक, अब आपने बैंक में जमा किया। देखिए यहीं पर मेन चीज़ होता है, जब भी आप बैंक में जमा करते हैं डबल प्रविष्टि होती है जिसको हम कांट्रा प्रविष्टि बोलते हैं। पंजी प्रविष्टि होगी बैंक खाता विकलन रोकड़ खाता से, तो आपको इधर लिखना है बैंक खाता को, लेकिन राशि को आपको रोकड़ में दिखाना है। उसी को आप यहाँ लिखेंगे, देखिए 30 तारीख को रोकड़ खाता से, पर राशि को बैंक में दिखाना है। कहाँ दिखाना है? बैंक में दिखाना है। तो जो दो प्रविष्टि होती है बैंक खाता को रोकड़ खाता से, तो को इधर लिखना है पर राशि को रोकड़ में रखना है, मतलब कैश में। उसी को जब रोकड़ खाता से लिखेंगे टू कैश, तो फिर आपको उसको बैंक में ऐड करना है। ये होता है कांट्रा। ठीक, तो बैंक में चला गया तो आप यहाँ शो करेंगे, लेकिन आपके रोकड़ से गया वो यहाँ शो होता है। ठीक, तो आपका ही पैसा आपके ही बैंक में गया, लेकिन हाथ से वहाँ गया, तो आपके रोकड़ में था वो यहाँ शो होता है, बैंक में आ गया वो यहाँ शो होता है। ठीक, तो जब भी आप पैसा जमा करेंगे इसकी कांडा प्रविष्टि होगी। समझ आया? ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां। अब छठवां में भी नज़र मारते हैं। ठीक है, छठवां भी देखते हैं। तो छठवां काफ़ी सरल है, 3 खाने वाली रोकड़ बही, जहाँ पर आप देखेंगे नगद का प्रारंभिक शेष। ठीक है, ये रोकड़ शेष जैसे है जिसको आपको विकलन में लिखना है, बताया हूँ। अब आप अगर मैं छोटा करता हूँ तो ध्यान से देखिए, आपको मिल जाएगा 1 तारीख को, यहाँ दिया हुआ है टू बैलेंस शेष लाया गया। ठीक, कितना रुपए है भाई? 1600 रुपये है, लिख दिया 1600 रुपये। यहाँ पर अमाउंट है 1600, उसको उठा करके लिख दिया यहाँ 1600। आगे अधिविकास। अधिविकास आपका दायित्व होता है। क्या होता है? दायित्व होता है। तो ध्यान दीजिए, दायित्व को हम कहाँ लिखते हैं बता रहा हूँ। दायित्व को आप हमेशा विकलन पक्ष में लिखते हैं और राशि रहता है बैंक में। कहाँ रहता है? बैंक में। तो 1000 रुपये का अधिविकर्ष है, ये बैंक ड्रॉप है, ये हमेशा इधर ही रहेगा। अगर सिर्फ बैंक शेष है तो आपको इधर लिखना रहता है, लेकिन बैंक अधिविकर्ष है, बैंक ड्रॉप तो आप यहाँ लिखेंगे। ठीक, ओवर ड्रॉप को यहाँ लिखते हैं। इतना क्लियर कर लीजिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा अशोक से चेक मिला। अशोक से आपको चेक मिल गया। ठीक है, किससे मिल गया? अशोक से। तो मिलता है तो हम किधर लिखते हैं? विकलन तरफ लिखते हैं। अशोक का नाम लिखेंगे टू अशोक, अशोक से। चेक मिल गया तो पैसा आता है बैंक में 4950 रुपये, और जो 50 रुपये का बट्टा था वो तो अलग से लिखा जाएगा बट्टे वाले कॉलम में। ठीक है ना? ओके, आगे बढ़ते हैं। बैंक में नगद जमा किया। देखिए जब भी बैंक में नगद जमा करेंगे कांटा प्रविष्टि होगा। तो बैंक में जमा किया 1000 रुपये, देखिए उसकी कांटा प्रविष्टि हुई है। पहला तो यहाँ लिखा गया है बैंक को बोल के रोकड़ में, जो आपको बताया था अभी ऊपर, और उसी को यहाँ लिखा गया है रोकड़ खाता से कांट्रा, और अंदर में लिखा है 1000 रुपये। समझ आया? ठीक, अब आपको धीरे धीरे मिलते जाएगा तो आप ऐसे ही समझते जाएंगे, आपको याद बहुत जल्दी हो जाएगा। अगला है हमारा योगेंद्र ने नगद दिया। योगेंद्र ने नगद दिया, जिसने भी दिया पैसा तो आ गया, तो योगेंद्र का नाम लिखेंगे। तो देखिए 11 तारीख को योगेंद्र का नाम लिखा है, 100 रुपये को रोकड़ में लिखा क्योंकि नगद है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा निजी व्यय के लिए बैंक से निकाले। देखिए निजी व्यय हमेशा आहरण कहलाता है। आहरण को आप ड्राइविंग बोलते हैं, और आहरण खाता विकलन होता है, ये हमेशा इधर रहेगा। ठीक, पैसा कहाँ से निकला? बैंक से निकला, तो उस आहरण के अमाउंट को आपको बैंक में दिखाना है क्योंकि वो पैसा बैंक से निकल रहा है। ठीक, ओके। ऋण का भुगतान 3000 रुपये पाया, इसमें से 2000 रुपये बैंक में जमा किया। ठीक है, देखिए 3000 रुपये ऋण का भुगतान पाया, तो आपका कोई देनदार होगा। ठीक है, जो आपको पैसे देने वाला होगा आप उसके लेनदार हैं, जिसने आपको 3000 रुपये भुगतान किया। तो सबसे पहले तो आपको दिखाना है ऋण से। ठीक है, लोन अमाउंट डेबिट होता है, तो ऋण खाता विकलन 3000 रुपये।
ठीक है, इतना आपने पाया, चेक से पाया तो नहीं बोला है, तो ये रोकड़ ही समझा जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको 3000 शो करना है, जो कि आपने कर दिया। इसमें से आपने क्या किया, 2000 को बैंक में जमा किया, अब इसकी काउंटर प्रविष्टि होगी, तो आपको बोलना है बैंक खाता को रोकड़ खाता से, तो रोकड़ खाता से बोल करके अंदर में 2000 लिखेंगे, बैंक खाता को बोल करके यहाँ 2000 लिखेंगे रोकड़ में। अब ये आपका प्रिंट मिस्टेक है, इसको आप सुधार लेंगे। ठीक, ओके। इस तरह से ख़त्म होता है हमारा उदाहरण नंबर 6। उदाहरण नंबर 6 भी ख़त्म हो गया। अब इन 2 प्रश्नों की सहायता से आपसे कुछ कुछ प्रश्न बन जाएंगे, अगर आपको पंजी पृष्ठी आता है तो। ठीक, तो मैं ये चाहूँगा अब आप अभ्यास करें, प्रश्न बना करके देखें, ना बने तो आप बताएं। ठीक है, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।